भारत की तस्वीर सच ही मिशन है। नमस्कार, भारत की तस्वीर में आपका स्वागत है। भारत की तस्वीर में इस समय हम गोरखपुर में हैं और गोरखपुर के आरोग्य मंदिर में हैं। एक ऐसा मंदिर जहां पर शरीर को शुद्ध किया जाता है, आत्मिक रूप से, और अंदर की जो बनावट है, जिस तरीके से आज के माहौल में शरीर में तमाम तरह की तकलीफ होती है, उसको दूर करने का इस कार्य आरोग्य मंदिर में किया जाता है। आप यहाँ के डायरेक्टर हैं आरोग्य मंदिर के, श्री बिमल मोदी सर। और सबसे बड़ी बात है, ये प्राकृतिक चिकित्सा होता है और सर खुद MBBS MD हैं एलोपैथ में, लेकिन उसके बाद भी प्राकृतिक चिकित्सा में। क्या कहेंगे सर आप? ये आरोग्य मंदिर की स्थापना 1940 में मेरे पिताजी स्वर्गीय विठल दास मोदी ने की थी। वे कपड़े के व्यापारी थे, बीमार पड़े, चिकित्सा कराई और 3 वर्ष चिकित्सा कराने के बाद जब वो स्वस्थ हुए तो उन्होंने लगा कि मुझे अपना जीवन प्राय चिकित्सा को देनी चाहिए, और उन्होंने अपना व्यापार, पारंपरिक व्यापार छोड़कर आरोग्य मंदिर की स्थापना 1940 में की। 1942-43 में स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को आरोग्य मंदिर में जगह देने की वजह से, उनके कार्य को बढ़ाना देने की वजह से उन्हें गोरखपुर जेल में 11 महीने रहना भी पड़ा था। प्राय चिकित्सालय चलाते चलाते उनको समझ में आया कि प्राय चिकित्सा का प्रचार होना चाहिए और प्रचार के लिए मासिक पत्र निकालना चाहिए। तो 1947 में उन्होंने आरोग्य मासिक पत्र निकाला, और आपको आश्चर्य होगा कि वो हॉकर की तरह बेचकर उसको विज्ञापित करते रहे और आगे बढ़ाते रहे। फिर उनको समझ में आया कि प्राय चिकित्सक चाहिए जो आरोग्य मंदिर में हिंदुस्तान में चिकित्सा करें, इसलिए उन्होंने 1962 में गोरखपुर स्कूल ऑफ नेचुरोपैथिक्स की स्थापना की, और हर वर्ष 50 से 60 डॉक्टर्स निकालते रहे जो पूरे हिंदुस्तान में स्थापित हैं। सर, आपके पिताजी, मैं जो जान पाया, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, साहित्यकार, समाज सेवी, और बीमार पड़ते हैं, उससे सीख लेते हुए एक इतना बड़ा कदम उठाते हैं और आज सेवा कर रहे हैं, और उसी कारवा को आपने आगे बढ़ाया। आपने बताया मुझे कि आप MBBS MD हैं एलोपैथ में, तो क्या वजह रही कि आपने कहा इस प्राकृतिक चिकित्सा को ही, उस चीज़ को आगे बढ़ाने का बीड़ा उठाया? देखिए, मुझे पिताजी ने MBBS इसलिए कराया कि मैं अच्छा प्राय चिकित्सक बन सकूं, क्योंकि मेरे पिताजी की कोई शिक्षा नहीं थी। उन्होंने खुद किताब पढ़ा, खुद बीमार हुए, खुद अनुभव किया, और खुद उन्होंने प्राय चिकित्सा को आगे बढ़ाया, और प्राय चिकित्सा के पर्यायवाची शब्द विठल दास मोदी हुए। उन्होंने प्राय चिकित्सा को इतना आगे पहुंचाया। मैं प्राय चिकित्सक अच्छा बनूं, इसलिए मुझे उन्होंने MBBS कराया। फिर MBBS से मैं आरोग्य मंदिर में काम करता रहा। मेरी रुचि पढ़ने में थी, इसलिए मैंने MD किया। MD की विषय का भी चुनाव मैंने रेडियोलॉजी किया, क्योंकि उस रेडियोलॉजी विषय की वजह से सर्जरी वाले, स्किन वाले, मेडिसिन वाले सारे डिपार्टमेंट के लोग यहाँ आते थे। और मैंने MBBS पढ़ते समय ये देखा कि एलोपैथी से कोई रोग ठीक नहीं होता है, सब में निरंतर दवा नियमित जीवन भर खानी पड़ती है। सर्जरी का कोई जवाब नहीं है एलोपैथी में, कि सर्जरी अगर आवश्यक है तो उसका कोई जवाब नहीं है, उसका कोई सानी नहीं है, लेकिन मेडिसिन में दवा निरंतर खानी पड़ती है। और मैंने आरोग्य मंदिर में देखा, पिताजी के साथ देखा मैंने कि यहाँ तो दवा से छुटकारा मिल जाता है। तो इसलिए मैंने उचित समझा कि मैं एलोपैथ लाइन में ना जाके परंपरागत पारिवारिक व्यापार को भी लूँ, और देश की सेवा ज़्यादा अच्छा कर पाऊँगा, समाज की सेवा ज़्यादा अच्छा कर पाऊँगा, रोगियों की सेवा ज़्यादा अच्छा कर पाऊँगा। और आप समाज की सेवा कर रहे हैं। आपने बड़ी बात कही कि देखिए, एलोपैथ की जो दवाएं होती हैं, कहीं ना कहीं अगर असर करती हैं तो दूसरा उसका दुष्प्रभाव भी पड़ता है शरीर में। और आपके यहाँ पे मैं आके महसूस कर पाया कि सब कुछ प्राकृतिक तरीके से हो रहा है। जो पुरानी विधियां थी उसको आप जीवित रखे हुए हैं, और लोग देश के कोने कोने से यहाँ पहुँच रहे हैं। तो किस तरीके से यहाँ पे आप अपने जो मरीज़ हैं उनको ट्रीटमेंट करते हैं, क्या क्या सुविधाएँ देते हैं, वो बताइएगा। देखिए, प्राय चिकित्सालय बहुत आसान चिकित्सा है। प्राय चिकित्सा में क्या है ना, शरीर का शोधन किया जाता है। शरीर की गंदगी हमारे 4 रास्तों से निकलती है: शौच के रास्ते, पेशाब के रास्ते, पसीने के रास्ते और सांस के रास्ते। हम ऐसी व्यवस्था करते हैं कि इन चारों रास्तों से गंदगी निकालने में जो भोजन की आवश्यकता वो देते हैं, जो भोजन इन चारों रास्तों में गंदगी बढ़ाता है वो बंद कर देते हैं।
जैसे खुज्जा युक्त भोजन, हाई फाइबरस डाइट, तो पेट साफ होगा। पानी खूब पिलाना, फल का रस पिलाना, सब्जी का सूप पिलाना, पेशाब खूब साफ होगा। हैं, स्वच्छ हवा में रखना तो ऑक्सीजन मिलेगी, सांस ठीक होगा। शारीरिक श्रम कराना, पसीना निकलेगा। और इसके विरोध में डब्बा बंद पेय बंद कीजिए, पैक्ड फूड पूरी तरह बंद कीजिए, हैं, मैदा चीनी चिकनाई पूरी तरह बंद कीजिए, धीरे धीरे सही होने लगेगा। आपकी जो सेवाएं होती हैं, जैसे मैंने देखा कि गर्म पानी में स्नान कराया जा रहा है, मिट्टी का लेपन किया जा रहा है, फिर तरह तरह की जो आप सेवा दे रहे हैं उसके बारे में। देखिए, आपको बताऊं, जहाँ रोग है वहाँ खून का जमाव है। आँख में खुजली होती है, आँख लाल हो जाती है। कान में खुजली होती है, कान लाल हो जाता है। जुखाम होता है, आप रुमाल से पोंछते पोंछते नाक लाल हो जाता है। इसका मतलब ये है कि जहाँ रोग है वहाँ खून का जमाव है। मतलब हृदय फेफड़े से खून साफ नहीं कर पा रहा है, इसीलिए वहाँ रुका हुआ है। हम अपनी चिकित्सा पद्धति से वहाँ से खून हटा देते हैं और ब्लड सर्कुलेशन इतना बढ़िया कर देते हैं कि वो फेफड़े में जाके साफ़ होके साफ़ खून आ जाए। तो प्राय चिकित्सा विधियों से खून का दौरान सही किया जाता है। गंदा खून हृदय खींचकर फेफड़े से साफ़ करवाता है और फिर साफ़ खून जहाँ से गंदा खून था वहाँ पहुँचाता है। इससे खून जब साफ़ होगा तो रोग निवारण जल्दी होगा। सर, सबसे बड़ी बात है कि सबसे ज़्यादा जो बीमारियों का देन है वो पेट की बीमारी होती है। पेट की बीमारियों से लोग बहुत प्रभावित हैं और शायद उसी की वजह से मन भी शांत नहीं होता और तमाम तरह की बीमारियों का जन्म होता है। और आजकल का जो खान पीन है वो पेट की बीमारियों को ही जन्म देता है। क्या कहेंगे आप? देखिए, एक तो सबसे बड़ी बात है, पैक्ड फूड बंद होना चाहिए। जो भी पैक्ड टिन्ड फूड है उसमें कोई ना कोई रसायन मिला हुआ उसको सुरक्षित करने के लिए। घर पे अचार पड़ता है तो हम लोग उसको तेल ऊपर करते हैं तो तेल उसकी सुरक्षा करता है। बाजार के अचार में अगर तेल रहे तो उसका व्यापार नष्ट हो जाएगा, तो वो सुरक्षा कैसे रहेगा? बिना रसायन के रह ही नहीं सकता। इसलिए रसायन से बचने के लिए पैक्ड फूड बंद करना चाहिए और नाश्ते में केवल अनकुक्ड फूड ही लेना चाहिए। जो ईश्वर ने जो भोजन जिस रूप में दिया है, यदि उसी रूप में हम खाकर पचा सकें तो हमें उसी रूप में खाना चाहिए। जैसे हमें सुबह फल खाना चाहिए, सलाद खाना चाहिए, फल का रस पीना चाहिए, अंकुरित अनाज खाना चाहिए, नारियल खाना चाहिए, मेवा खाना चाहिए। आग से पकी कोई चीज़ नहीं है और ये अगर आप खाएंगे तो आपको पोषण प्राकृतिक रूप में मिलेगा। आप दालों को अंकुरित कर देते हैं, अंकुर से वो दाल पैदा करने की उसमें ताकत है। जब वो ज़मीन में पहुंचता है, जब वो ज़मीन में पहुंचता है तो वो जब दाल बना सकता है तो आपके पेट में पहुंचेगा तो आपके रोग निवारण क्यों नहीं करेगा? इसीलिए मिट्टी का लेपन स्वास्थ्य शरीर को बनाने में बहुत मदद करता है, क्योंकि ये मिट्टी हर चीज़ पैदा कर सकती है, तो हमारे हर रोग को बाहर निकाल के नष्ट क्यों नहीं कर सकती है? और आप जो गीले कपड़े में लोगों को लपेटते हैं वो क्या है? वो सारे बदन की गीली पट्टी है। उसमें हम सारे बदन की गीली पट्टी में पूरे गीले कपड़े से बदन को लपेट देते हैं, फिर 3 कंबल बंद कर देते हैं। उससे धीरे धीरे टेम्परेचर 101 डिग्री फ़ारेनहाइट पहुँच जाता है। तो और सर पे 101 डिग्री फ़ारेनहाइट ना पहुँचे इसलिए सर पे गीला कपड़ा रखते हैं। और 101 डिग्री फ़ारेनहाइट पहुँचने से बॉडी टेम्परेचर लगातार आधी घंटे रहने की वजह से रोमकूप खुले रहते हैं। रोमकूप खुले होने की वजह से गंदगी रोमकूप से निकलती रहती है। तो शरीर की गंदगी निकालने के लिए सारे बदन की गीली पट्टी, नाड़ी तंत्र को मजबूत करने के लिए सारे बदन की गीली पट्टी, नींद नहीं आ रही हो तो ये रोग के नाड़ी तंत्र को मजबूत करने के लिए सर्वोत्तम चिकित्सा है। और गर्म पानी का जो स्नान है वो थोड़ा समझना चाहते हैं। पैरों का गर्म नहान, देखिए, जब पैरों के गर्म नहान में हम एक बाल्टी में पैर रखते हैं और जितना गर्म पानी वो बर्दाश्त कर पाता है उतना गर्म करते हैं और हर 5 मिनट पर जितनी बर्दाश्त की क्षमता बढ़ती जाती है उतना बढ़ाते जाते हैं और उसको कंबल से लपेट देते हैं, सर बाहर कर देते हैं, सर पे गीला कपड़ा रखते हैं। तो जब 20 मिनट के बाद जब पैर बाहर निकालेगा तो पैर लाल होगा कि नहीं होगा? पैर लाल होगा तो खून वहाँ आया, कहाँ से आया? घुटने से ऊपर के अंगों से आया। इसलिए घुटने से ऊपर किसी भी रोग में पैरों का गर्म नहान देते हैं, जैसे सर दर्द, आँख में खुजली, कान में दर्द, गले में दर्द, छाती में दर्द, सांस फूलना, कमर में दर्द, पीठ में दर्द, कंधे में दर्द, फ्रोजन शोल्डर, घुटने में दर्द आदि रोग में बहुत बढ़िया चिकित्सा है ये। हम एक लड़के से मिले जो करीब 2 महीने से यहाँ पे आपके पास आ रहे हैं। वो हर जगह से हार चुके हैं, लेकिन बात हुई तो कहीं नहीं मुझे असर हो रहा है। वो आपके पास भी आए थे, अभी मैंने देखा उनको मिट्टी का लेप भी लगाया गया और रीढ़ की हड्डी का स्नान भी हुआ उनका।
क्या कहेंगे? नहीं, रीढ़ की हड्डी का स्नान तो एक टब में, ऐसा टब है जिसमें 1 इंच पानी रहता है और सारे कपड़े उतार कर लिटा देते हैं, तो रीढ़ की हड्डी भीगती है। हड्डी भीगेगी तो ठंडक पहुँचेगी, ठंडक पहुँचेगी तो कॉन्ट्रैक्शन होगा, कॉन्ट्रैक्शन होगा तो सारा ब्लड वहाँ से निकल जाएगा। और जब रीढ़ स्नान देना बंद करते हैं 10 मिनट के बाद, कपड़े पहनेगा, थोड़ी गर्मी आएगी तो जहाँ से ब्लड आया था वहाँ से चला जाएगा, तो रीढ़ का ब्लड सर्कुलेशन बेटर हो जाएगा। और रीढ़ ही सारी नर्वस सिस्टम को हमारे पूरे शरीर में पहुँचाती है। अगर वो स्वस्थ होगी तो सारा तंत्र ही स्वस्थ हो जाएगा। 15 दिन का कम से कम यहाँ पे रहना चाहिए, तब जाके कुछ शुद्धि हो सकता है सर। देखिए, मुश्किल क्या है कि प्राचीन चिकित्सा में आदमी आखिरी में आता है। जब एलोपैथी, होम्योपैथी, आयुर्वेदी, यूनानी से हार जाता है, तब वो नेचुरोपैथी में आता है और तब वो उम्मीद करता है कि तुरंत ठीक हो जाए। अगर वो सबसे पहले आए तो मैं आपको बताऊं कि वो तुरंत ठीक हो जाएगा। जैसे आप देखिए, बुखार हुआ, आदमी को टेम्परेचर बढ़ा, तो उसकी सबसे पहला सिम्टम होता है कि उसको भूख लगना बंद हो जाता है। इसका मतलब भूख लगना बंद हो गया तो मत खाओ। नहीं खाएगा, 3 दिन में बिल्कुल ठीक हो जाएगा। आप पालतू जानवरों को देखिए, उनको कौन सी दवा मिल जाती है बुखार में? वो काम करना बंद करते हैं, पानी पीते रहते हैं और खाना बंद कर देते हैं, 3 दिन में ठीक हो जाते हैं। आप एलोपैथ के पास जाते हो, वो 5 दिन की दवा देता है कि 5 दिन एंटीबायोटिक खानी है। आप जाके उससे कहते हो मुझे भूख नहीं लग रही है, कह भाई देखो, दवा खा रहे हो तो खाना ही पड़ेगा, मसाला डाल के खाओ, जो पसंद हो वो खाओ, क्योंकि वो खाता रहेगा तो ठीक ही नहीं होगा। खाना बंद कर देगा तो 3 दिन में ठीक हो जाएगा, 3 दिन में ठीक हो जाएगा तो 2 दिन की दवा बच जाएगी, 2 दिन की दवा उसको वापस करनी पड़ेगी, फिर डॉक्टर की परेशानी हो गई। तो शरीर अपना खुद बताता है, तो उसके अनुसार आप चलें, बिल्कुल ठीक होंगे। लेकिन हमारे पास आखिरी में आते हैं, हर जगह से हार के आते हैं, इसलिए टाइम लगता है। 10 दिन में निश्चित रूप से आराम दिखाई देगा। समय तो लगेगा ही, 1 महीना 2 महीना, या तो वो 10 दिन आके सीखे, समझे, फिर उसी अनुसार घर पे नियंत्रित अपने जीवन क्रम को चला सके तो घर पे ठीक हो जाएगा। नहीं जीवन क्रम चला सके तो उसको मेरे पास रहना पड़ेगा। उसको रहना पड़ेगा, उसको साधना करना पड़ेगा। शरीर एक मंदिर है, उसकी हिफाजत करने के लिए। सर, आखिरी सवाल मेरा ये है कि मैं देख रहा हूँ बहुत से लोग यहाँ पे परीक्षा दे रहे हैं इस समय, वो क्या है? क्या आप कुछ आगे कोर्स का भी सिस्टम है? नहीं, देखिए, पिताजी ने 1940 में जो आरोग्य मंदिर की स्थापना की, जो विधि से चिकित्सा की, उसी चिकित्सा पद्धति को मैं अभी तक अपनाया हुआ हूँ। 70 वर्षों से वही विधि है। 1947 में मासिक पत्र निकला, उसको अभी तक मैं प्रकाशित कर रहा हूँ। 1962 में उन्होंने गोरखपुर स्कूल ऑफ नेचुरोपैथी की स्थापना की, वही शिक्षण संस्थान मैं अभी तक चला रहा हूँ। ये शिक्षण संस्थान लोग प्रवेशित होते हैं, पत्र द्वारा पढ़ते हैं, करस्पॉन्डेंस से पढ़ते हैं, 1 वर्ष तक घर पे पढ़ते हैं और 2 महीने जनवरी फरवरी उनको मेरे यहाँ प्रैक्टिकल ट्रेनिंग के लिए आना होता है। और जब हम प्रैक्टिकल ट्रेनिंग के लिए आते हैं तो हम गुरु शिष्य परंपरा की तरह से, गुरुकुल की तरह से उनको पढ़ाते हैं, खिलाते हैं, इलाज सिखाते हैं और उनको रोज़ सुबह शाम 2 महीने योगा करना पड़ता है। तो आप ही बताओ कि 2 महीना जो सुबह शाम योगा करेगा, वो योगा कराना क्यों नहीं सीख जाएगा? जो भोजन मरीज को खाना चाहिए, स्वस्थ रहने के लिए खाना चाहिए, वो 2 महीने भोजन करेगा तो भोजन से इलाज करना क्यों नहीं सीख जाएगा? जो चिकित्सा पद्धति है वो 2 महीने मरीजों की करेगा तो क्यों नहीं सीख जाएगा? तो वो खुद को स्वस्थ रहना सीख जाता है, अपने परिवार को स्वस्थ रहना सीख जाता है, समाज को स्वस्थ रहना सीख जाता है, फिर धीरे धीरे अनुभव करके वो और अनुभवी हो जाता है, फिर वो समाज सेवा भी करने लगता है। तो हम बात कर रहे थे बिमल मोदी सर से, जो कि यहाँ आरोग्य मंदिर के निदेशक हैं और आपके पिता विट्ठल मोदी ने इसकी शुरुआत की थी। और देखिए, वो परंपरा आगे बढ़ती चली गई प्राकृतिक चिकित्सा की, क्योंकि इंसान जब हारता है तो अंत में प्रकृति के ही गोद में आता है। तो डॉक्टर साहब ने बहुत अच्छी बात कही कि अगर पहले ही क्यों ना हम चले आएँ और उस चीज़ को धारण करें जो यहाँ पे सिखाया जाता है, तो निश्चित रूप से शरीर में जो तमाम तरह की बीमारियाँ हैं, तमाम तरह के बड़े महंगे खर्चे होते हैं, लोग परेशान हो जाते हैं खर्च कर करके, लेकिन उनका इलाज नहीं हो पाता, वो ठीक नहीं हो पाते। तो ये है आरोग्य मंदिर की देन। इस समय हम गोरखपुर के उसी आरोग्य मंदिर में हैं। भारत की तस्वीर से हम आरोग्य मंदिर की चर्चा कर रहे थे और बता रहे थे कि यहाँ किस तरीके से लोगों को प्राकृतिक विधि से इलाज कराया जाता है। बने रहिए भारत की तस्वीर के साथ। धन्यवाद। भारत की तस्वीर सच ही मिशन है।